तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से मुख्यतः तीन कैटेगरी से प्रश्न किए जाते हैं, है ना। चाहे हम सीजीपीएससी की बात करें या व्यापम के किसी भी एग्जामिनेशंस की बात करें, इंडियन इकोनॉमी से तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है। पहला, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है। दूसरा दूसरा फैक्ट्स या डाटा बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक। और तीसरा, करंट अफेयर्स से जोड़ते हुए भी, है ना, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये तीन कैटेगरी है। ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फैक्ट या डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर से जोड़कर प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो ये फैक्ट और डाटा बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिकली पूछे जाते हैं किससे? बजट से, है ना। बजट से और आर्थिक सर्वेक्षण से। ठीक है। जितने भी प्रश्न एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे जहां पर डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, है ना, भारत के जीडीपी का वृद्धि दर, है ना, भारत में प्रति व्यक्ति आय, जो भी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रमों से प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था कि वर्तमान में प्रचलित रेपो दर, ठीक है, कितना है। ये प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से जो रिसेंट के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं, उससे भी लिंक करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा इसके सिलेबस से। ठीक है। कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमको इंडियन इकोनॉमी में कवर करना है ना। अब देखिए, अगर हम मेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड और वेल स्ट्रक्चर्ड पूरा मेंस का फॉर्मेट है ना। बराबर बताया गया है कि किसका कितना वेटेज है, कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, है ना, किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, कितने शब्द सीमा है, सारी चीजें वहां जानकारी रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, ठीक है, तो प्रीलिम्स में कहीं पर भी सिलेबस आपको बताया नहीं जाता है। ठीक है। इवन आप नोटिफिकेशन में देखिएगा कि नोटिफिकेशन में भाग एक में आपको लिख देगा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, है ना। कभी आपको डिटेलिंग नहीं दी जाती है, ठीक है, कि क्या क्या आपको इसमें से पढ़ना है। ठीक। तो अभी तक आयोग ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, ठीक है, उन एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस है वो हम निर्धारित करते हैं। ठीक। और इस सिलेबस को हम दो भाग में बांट लेते हैं। ठीक है। पार्ट वन और दूसरा है क्या, पार्ट टू, है ना। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमको कवर करना है। ठीक है। तो वहीं पे आप एक सिलेबस करके एक हेडिंग दे दीजिए, ताकि हम उन चैप्टर्स, वो अध्याय के बारे में पहले जान ले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अब हमारा सिलेबस में जो पहला भाग है जो हम शुरू करेंगे आज से, भाग एक। ठीक। तो क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर लिखिएगा। सबसे पहला, अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिचय। दूसरा, मांग एवं आपूर्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
तीसरा, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। चौथा, बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। पांचवा, भारत का लोक वित्त। भारत का लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया, है ना, जिसको प्रचलित रूप में हम बजट कहते हैं। वहीं ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बजट। ठीक है? ये हो गया हमारा भाग एक, है ना। भाग दो में देखिएगा, कर प्रणाली, टैक्सेशन। टैक्सेशन। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणाएं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, भारतीय वित्त बाजार। भारतीय वित्त बाजार या इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। लास्ट लिखिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इन इंडिया। ठीक है। तो ये कुल 12 चैप्टर्स हैं, है ना, जिनको कवर करेंगे। और अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से किए गए हैं। तो यही वो चैप्टर्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स का एक प्रकार से सिलेबस है ना। अब देखिए, बाकी के जो विषय हैं, जैसे मैंने बताया, है ना, कि हम पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हमारे बेसिक्स, हमारे फंडामेंटल काफी हद तक क्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में अच्छा खासा इसको हम पढ़े हैं, अच्छा खासा वेटेज रहता है, हाँ कि ना। चाहे आप सीबीएसई में पढ़ो, चाहे सीजीपीएससी हो, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड में हो, हम पॉलिटी के बारे में, हिस्ट्री हिस्ट्री तो बहुत विस्तार से, है ना, ज्योग्राफी के बेसिक्स बहुत क्लियर होते हैं। एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ते, वो है क्या? इकोनॉमी। समझ रहे हैं? इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि ये विषय टफ है, ये विषय कठिन है, ये विषय बाकी विषयों की अपेक्षा, है ना, इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर सही तरीके से इस विषय को हम समझने लगे तो इन सबसे इंटरेस्टिंग विषय है क्या? इकोनॉमी। क्योंकि ये हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ा है ना। हम
ऐसे कई सारे गतिविधियों में लिप्त होते हैं जो कहीं ना कहीं अर्थ, है ना, अर्थ या अर्थ से संबंधित किसी व्यवस्था में हम जुड़े हैं किसी ना किसी प्रकार से, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। समझ रहे हैं? हम कई सारी चीजों को जानते हैं, जैसे हम बजट की बात कर रहे हैं, है ना। तो बजट हम सभी जानते हैं कि भाई फरवरी में बजट आता है। बजट में सरकार अपने आय और व्यय का विवरण देती है ना। सरकार अपनी योजनाओं के बारे में बताती है, आवक के स्रोत बताए जाते हैं। ये बेसिक चीजें हम सभी जानते हैं। महंगाई के बारे में हम सभी जानते हैं, है ना, कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब वो क्या है, महंगाई है। अब उसी को थोड़ा सा टेक्निकली शब्दों में हम पढ़ेंगे, है ना। महंगाई को ही टेक्निकली शब्दों में हम कहें तो वही मुद्रास्फीति है। ठीक है। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या है ना, क्या उसके प्रभाव है, कैसे इसका आकलन किया जाता है। ठीक है। तो जिन चीजों के बारे में हमें अभी तक केवल एक व्यवहारिक ज्ञान था कह लीजिए, है ना, अब उसके सैद्धांतिक पक्ष को हम समझने जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो कोई नया विषय नहीं है, कोई नई चीज नहीं है ना। बैंकिंग प्रणाली से आप सभी जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। आप सभी के पास बैंक खाता होगा, आप सभी कई सारे बैंकिंग गतिविधियां करते हैं, है ना। आप सभी टैक्स पे करते हैं, जीएसटी तो पे कर ही रहे हैं ना, है ना। तो ये है क्या चीजें, है ना, कर किसे कहते हैं, कर प्रणाली क्या है, ठीक है, कैसे कर का अधिरोपण किया जाता है। ठीक है। बैंकिंग व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई, ठीक है, क्या कार्य होते हैं उसके, क्या दायित्व होते हैं, कैसे पूरी बैंकिंग प्रणाली संचालित होती है। तो जो व्यवहारिक ज्ञान था, अब हम उसके सैद्धांतिक पक्षों को भी समझेंगे। ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में, है ना, जो सिलेबस हमने लिखा है, ठीक है, इस सिलेबस में सबसे पहले हम बेसिक्स पर बात करेंगे, है ना। जो मैंने लिखा है आपको, अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या है ना, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है, अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या है ना, अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना। आप लोग सुने होंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था सुने हैं, है ना, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, है ना। तो ये वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स इसे कहते हैं। इस आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक। तो बिल्कुल फंडामेंटल और बेसिक से हम शुरू करेंगे, है ना। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी इकोनॉमिक्स का बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर माना जाता है, डिमांड और सप्लाई, है ना, मांग एवं आपूर्ति। ठीक है। तो क्या है मांग, है ना, मांग का नियम क्या कहता है, कैसे ये कार्य करता है, आपूर्ति किसे कहते हैं, आपूर्ति का नियम क्या होता है। तो ये जो दो चैप्टर्स हैं, ये कह लीजिए इस विषय को समझने का आधार है। समझ रहे हैं? जैसे हम कोई नई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो एक स्ट्रांग फाउंडेशन की आवश्यकता होती है ना। तो ये दो जो चैप्टर्स हैं ये इकोनॉमिक्स के आपके वो फाउंडेशन हैं। समझ रहे हैं? अब यहां से जो हम इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, बजट, समझ रहे हैं, टैक्स, नेशनल इनकम, ये सब वो चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्वेश्चंस, है ना, पहले जो दो बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वहां से भी आते हैं, लेकिन हाँ एज कंपेयर टू अदर्स यहाँ से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। लेकिन इसको समझे बिना आप आगे की कहानी नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल से शुरू करेंगे। ठीक। अब कैसे इस विषय को हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास सोर्स ऑफ लर्निंग होगा वो है आपका क्लास नोट। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि रेफरेंस बुक कई सारी हैं, ठीक है, मटेरियल्स कई सारे उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन इस विषय को अगर सबसे बेहतर तरीके से आप तैयार कर सकेंगे तो उसके लिए आपका, है ना, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो होगा वो होगा आपका क्लास नोट। ठीक है। तो यहाँ हम एक एक टॉपिक पर पहले डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद मैं उस टॉपिक को आपको एक नोट्स के फॉर्मेट में आपको लिखवाऊंगा, यहीं के यहीं, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है ना। तो इससे आपका एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स तैयार होगा। ठीक है। जो आपको इस विषय को समझने और इस विषय में अच्छा स्कोर का हासिल करने में
बहुत ही ज्यादा सहायक होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके लिए बुक्स तो बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल है, नो डाउट, है ना, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो कंटेंट मिलना चाहिए वो आपको किसी एक बुक में नहीं मिल सकता, और खास तौर पे जो नामी ग्रामी बुक है इसमें तो और नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, है ना, नामी ग्रामी जो बुक है उसमें वो बने ही किसके लिए है, यूपीएससी के लिए। और यूपीएससी के इकोनॉमिक्स और सीजीपीएससी के इकोनॉमिक्स, है ना, या पीएससी के लेवल के इकोनॉमिक्स में अच्छा खासा अंतर है। समझ रहे हैं? बाकी विषयों में हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्विटेबल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, अच्छे क्वेश्चंस आपको दोनों जगह मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में एक गैप दिखता है। समझ रहे हैं? तो हमको बिल्कुल पीएससी और व्यापम में जिस तरह से प्रश्न आते हैं, हम उस लेवल पे, उस स्टैंडर्ड पर चीजों को लेकर चलेंगे, जहां पर कुछ एक टॉपिक ऐसे भी हैं जिसमें हमको बहुत गहन कह लीजिए उसका अध्ययन करना है, तो जहां पर इन डेप्थ एनालिसिस करके जो अच्छे क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं उसमें हमको यूपीएससी के स्टैंडर्ड तक भी पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स होगा वो होगा आपका क्या, क्लास नोट, है ना। तो यही आपको नोट्स मेरे साथ मिलकर बनाना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। ये स्टडी मटेरियल भी पीएससी और व्यापम के एग्जाम को ध्यानगत रखते हुए बनाया गया है, तो ये भी हेल्पफुल है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल, रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो रेफरेंस बुक में आप एक एनसीईआरटी सार करके किताब आती है, एनसीईआरटी सार, है ना, महेश कुमार बर्णवाल की, ये किताब आप प्रेफर कर सकते हैं। महेश कुमार बर्णवाल, एनसीईआरटी सार, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ये किताब आप प्रेफर कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, लेकिन मुख्य जो आपका सोर्स रहेगा वो रहेगा आपका क्या, क्लास सोर्स। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले आज हम शुरुआत हमारे सिलेबस के भाग 1 से करने जा रहे हैं, जहां पर हमारा पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र। परिचय, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। देखिए, अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है। ठीक है, ये विषय, है ना, ये विषय में हम क्या पढ़ते हैं, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, ये समझना सबसे पहले आवश्यक है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र को अलग अलग कारकों ने, है ना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया। कई सारी परिभाषा है, कोई एक परिभाषा इसकी नहीं। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर हम जरूर बात करेंगे। एक जिसमें से सबसे प्रचलित परिभाषा क्या है कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है ना, वह सामाजिक विज्ञान, वह सोशल साइंस जो हमें संसाधनों या रिसोर्सेस, ठीक है, का गुणवत्ता युक्त प्रबंधन और प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन करना सिखाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की वह शाखा मानी जाती है जो हमें संसाधनों का बेहतर से बेहतर प्रबंधन करना और प्राथमिकताओं के आधार पर उन संसाधनों का आवंटन करना, संसाधनों का समय के साथ संवर्धन करना, उन्हें बढ़ाना। ठीक है, तो वह विज्ञान जो हमें संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का संवर्धन और प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन करना सिखाए, उस सामाजिक विज्ञान को कहते हैं क्या, अर्थशास्त्र, है ना। अर्थ
शास्त्र, दो शब्द हैं यहां पर देखिए। एक एक है अर्थ और दूसरा है, ठीक है, अर्थ से आशय है धन या पूंजी, ठीक, और शास्त्र से आशय है क्या, विज्ञान, है ना। तो धन या पूंजी को हम क्या कहते हैं, संसाधन, ये एक प्रकार के क्या है, संसाधन। तो अर्थ से आशय क्या है, संसाधन, और शास्त्र से आशय क्या है, विज्ञान, ठीक। तो वह विज्ञान जो हमें संसाधनों का सही प्रबंधन करना सिखाए, सही आवंटन करना सिखाए, समय के साथ इसे संवर्धन या इसे बढ़ाना सिखाए, उस विज्ञान को कहते हैं क्या, अर्थशास्त्र। ठीक है, एक सबसे प्रचलित परिभाषा है अर्थशास्त्र की, ठीक। क्योंकि देखिए मानव की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, ठीक है, हमारी जो नीड्स हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। मानव की सबसे प्रमुख विशेषता ही यही है कि मानव एक संतुष्टि प्राप्त करने वाला जीव है ही नहीं, है ना। इसे जितना मिल जाए, है ना, उससे और अधिक की ये चाह हमेशा से रखता है। समझ बात। आज क्या हम अपने उपलब्धियों को हम अपनी पराकाष्ठा मान रहे हैं क्या, नहीं भाई, आज हम चांद तक पहुंच चुके, है ना। आज हम मार्स पर जाने की परियोजना बना रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा, ये हमारी अंदर की इच्छाएं हैं, और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, समझ रहे हैं? लेकिन हमारे पास इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसाधन सीमित, समझ रहे हैं? संसाधन आपके पास असीमित नहीं है, संसाधन सीमित है, आपकी इच्छाएं असीमित। तो कैसे इस सीमित संसाधनों से, है ना, इन इच्छाओं की, अनंत इच्छाओं की पूर्ति की जाए, ये हमें सिखाता है कौन, अर्थशास्त्र, ठीक है। एक परिभाषा ये भी है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, है ना। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक है, ये कहलाता है अर्थशास्त्र, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन इज इकोनॉमिक्स। अब ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती है भाई, है ना। देखिए, आर्थिक गतिविधियों से आशय मानव की उन गतिविधियों से है जहां मुद्रा का समावेश हो, समझ रहे हैं? हमारी ऐसी गतिविधियां जिसमें मुद्रा का समावेश हो, विच इन्वॉल्व्स मनी, है ना, ऐसी गतिविधियों को हम कहते हैं क्या, आर्थिक गतिविधि। लेकिन केवल मुद्रा का समावेश होना ही किसी गतिविधि को आर्थिक गतिविधि की पहचान नहीं दिलाता। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मंदिर के बाहर दो स्टॉल लगे हैं, ठीक, एक में पूजा पाठ के सामग्री को बेचा जा रहा है, समझ रहे हैं? है ना, अगरबत्ती है, माला है, नारियल है ना, कई प्रकार के मिष्ठान है, ठीक है। और एक स्टॉल है जहां पर लंगर की व्यवस्था की गई है, समझ रहे हैं? अब जहां लंगर की व्यवस्था की गई है, तो भाई वहां पर भी मुद्रा का समावेश तो है, ठीक, राशन के लिए पैसा लगा है, भोजन निर्माण करने के लिए, भोजन बनाने के लिए जो मिस्त्री और कारीगर हैं उनका भुगतान करना है, तो पैसा, मुद्रा का समावेश तो वहां भी है ना। वहीं दूसरे इंस्टॉल में एक हम ये सामानों को बेच रहे हैं, है ना, हम पूजन पाठ की सामग्री को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मुद्रा का समावेश दोनों जगह है, देखिए, ठीक। लेकिन एक का उद्देश्य, लंगर बांटने का उद्देश्य, है ना, सामाजिक का कार्यों को बढ़ावा देना है ना, या कह लीजिए जो अ, भूखे हैं, है ना, जो गरीब वर्ग हैं, है ना, उनके भोजन आवश्यकताओं को पूरा करना है। वहीं दूसरी ओर दूसरे इंस्टॉल का उद्देश्य क्या है, लाभ, समझ रहे हैं? पैसा तो दोनों जगह इन्वॉल्व है, लेकिन
आर्थिक गतिविधि उसी को कहेंगे जहां पर मुद्रा का समावेश तो हो, लेकिन उद्देश्य क्या हो? लाभ। समझ रहे हैं? आर्थिक गतिविधियां मानव की वे गतिविधियां हैं जहां मुद्रा का भी समावेश हो और उद्देश्य क्या हो? लाभ का। उन आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को कहते हैं क्या? अर्थशास्त्र। एक परिभाषा ये भी है। एक और प्रचलित परिभाषा है क्या? कि मानव समाज में, मानव समाज में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जा रहा है, ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और कंज्यूम किए जा रहे हैं, ठीक। तो इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के अध्ययन को, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के अध्ययन को कहते हैं क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है। मानव समाज में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग और वितरण किया जा रहा है, उसका अध्ययन कहलाता है क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है। तो अर्थशास्त्र की कोई एक, है ना, कोई एक परिभाषा नहीं है। इसको अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, ठीक है। जिसमें से 3 सबसे प्रचलित परिभाषाओं को हमने जाना, ठीक है। समझ में आया सभी को? है ना? अर्थशास्त्र को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, लिखिएगा इसके बारे में। वहीं हेडिंग दे दीजिएगा परिभाषा। पहला लिखिएगा। आप इंग्लिश वाले हैं? ठीक है, बता रहा हूं, पहले हिंदी में लिखिएगा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है, वह सामाजिक विज्ञान है जो हमें संसाधनों, जो हमें संसाधनों का उचित प्रबंधन, उचित प्रबंधन, कॉमा, समय के साथ संवर्धन एवं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर, प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन करना सिखाता है। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, economics is a branch of social science which teaches us, which teaches us proper utilization, proper utilization and allocation, allocation of resources, of resources along with, along with measures to, along with measures to increase the resources with time, the resources with time। दूसरा, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन
अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। आर्थिक गतिविधियों से आशय, आर्थिक गतिविधियों से आशय मानव की उन गतिविधियों से है, मानव की उन गतिविधियों से है जहां मुद्रा का समावेश हो, जहां मुद्रा का समावेश हो और उद्देश्य, और उद्देश्य लाभ अर्जित करना हो, लाभ अर्जित करना हो। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन, बिहेवियर ऑफ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिहेवियर, economic activity or behavior are those, are those activities, are those activities in which money is involved, which money is involved, and the sole objective, the sole objective is to earn profit, earn profit। ठीक है। तीसरा लिखेगा, मानव समाज में, मानव समाज में वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग एवं वितरण, वितरण के अध्ययन को, के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। द स्टडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द स्टडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड in the society, in the society is called economics, called economics। ठीक है। तो अर्थशास्त्र है ना क्या है, ये हमने जाना। अब अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में क्या संबंध होता है। ठीक है। क्या ये दो पृथक शाखाएं हैं, है ना, कि इनमें परस्पर कुछ संबंध है।
इसे समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र शुद्ध सिद्धांत है। ठीक है, शुद्ध क्या है? सिद्धांत। ठीक है, एक प्योर थ्योरी है। ठीक, और इस सिद्धांत के व्यावहारिक इस सिद्धांत के व्यावहारिक या क्रियाशील स्वरूप को ही कहा जाता है क्या? अर्थव्यवस्था। समझ बात है ना? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र एक शुद्ध सिद्धांत है, एक शुद्ध सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को जब हम व्यवहारिक रूप में लागू करते हैं, ठीक है, या इसे क्रियाशील स्वरूप में अपनाते हैं, तो यही कहलाता है क्या? अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की व्याख्या किसी भौगोलिक क्षेत्र या फिजिकल बाउंड्री तक सीमित नहीं होती। समझ बात? अर्थशास्त्र है ना, किसी क्षेत्र विशेष के लिए सीमित नहीं किया जा सकता, ये सभी के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत हैं, है ना। इसका कोई अपना भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। ठीक, लेकिन अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था किसी भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। समझे बात? किसी भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, ये दर्शाता है कौन? समझ रहे हैं? इसलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था कहते हैं, यूरोपीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं, है ना, उसका एक अपना स्वरूप है। समझ रहे बात? उसकी अपनी विशेषताएं हैं, है ना, उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। ठीक, लेकिन अर्थशास्त्र ये भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं होता है। ये एक शुद्ध सिद्धांत है जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से अपनाया गया, तो ये किसका रूप ले लिए? अर्थव्यवस्था का, है ना। इसलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, ना कि भारतीय अर्थशास्त्र। समझ रहे बात? अर्थशास्त्र एक व्यापक दायरा है, अर्थशास्त्र का एक अपना व्यापक दायरा है, इसको हम भौगोलिक सीमा तक नहीं बांध सकते, है ना। अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष में हो रहे आर्थिक क्रियाकलापों को इंगित करता है कि कैसे उस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, है ना। इसलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, ना कि भारतीय अर्थशास्त्र। ठीक, समझ में आया? है ना। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, है ना। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था है एक ही चीज, है एक ही चीज, है ना। एक शुद्ध सिद्धांत है, तो एक उसी का व्यवहारिक या क्रियाशील स्वरूप है ना। एक किसी भौगोलिक क्षेत्र या सीमा तक सीमित नहीं होता, लेकिन एक किसी भौगोलिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था किसी भौगोलिक क्षेत्र में हो रही आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये है ना, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच मूल अंतर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अब अर्थशास्त्र के आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम, ठीक है, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक, है ना। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के जनक, आधुनिक युग में। देखिए, ऐसा नहीं है कि एडम स्मिथ के पहले आर्थिक गतिविधियां नहीं होती थी, आर्थिक गतिविधियां पहले भी हुआ करती थी, प्राचीन काल से, है ना। मनुष्य
कह लीजिए मनुष्य के जीवन के प्रारंभिक अवस्थाओं में से आर्थिक गतिविधियां जुड़ी हुई रही हैं। आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, क्या आर्थिक गतिविधियां वहां नहीं हुआ करती थी? हुआ करती थी। क्या देश के बाहर, है ना, व्यापारिक संबंध लोगों के नहीं थे? बिल्कुल हुआ करते थे, है ना। लोथल जहां पर समुद्री पोत पाया गया, है ना। तो आर्थिक गतिविधियां तो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग रही हैं। ठीक है, इसी से हमारा समाज विकसित होता गया है। ठीक। लेकिन इसे आधुनिक युग के अनुसार व्यवस्थित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? एडम। ठीक है। भारत में भी चाणक्य, है ना, जैसे लोग रहे जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। ठीक है, हालांकि वो ग्रंथ राजनीतिक गतिविधियों पर है, ना कि आर्थिक गतिविधियों पर, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को चाणक्य ने भी बताया। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एडम स्मिथ के पहले अर्थशास्त्र का कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, है ना। लेकिन इसे एक व्यवस्थित और आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुसार, है ना, इसे प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? एडम स्मिथ, है ना। इसलिए एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ। ठीक है। अब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के मूलतः दो शाखाएं हैं, है ना। वहीं पे नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ। तो देखिए, अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र को हम दो शाखाओं में बांटते हैं। ठीक है। पहला, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे को कहा जाता है एसटी अर्थशास्त्र, या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। और ये जो दो शाखाओं में विभाजन है, ये विभाजन किसने किया? तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश। ठीक है। रैगनर फ्रिश नामक एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। उन्होंने परंपरागत अर्थशास्त्र को दो भाग में बांट दिया, समष्टि और व्यष्टि, है ना। समष्टि और व्यष्टि। तो अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? रैगनर फ्रिश, है ना। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र, एक जिसको कहा गया क्या? मैक्रो, और व्यष्टि जिसको कहा गया, है ना। तो ये मैक्रो और माइक्रो, ये दो लैटिन शब्द हैं। ठीक है। मैक्रो का अर्थ होता है बृहद या बड़ा, है ना। और माइक्रो का अर्थ होता है क्या? सूक्ष्म, स्मॉल। ठीक है। मैक्रो का अर्थ होता है बृहद या बड़ा, और माइक्रो का अर्थ होता है क्या? सूक्ष्म या स्मॉल। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है ना, क्या कैसे इसे परिभाषित करेंगे? लिखिएगा। लिखिएगा, अर्थशास्त्र की वह शाखा, अर्थशास्त्र की वह शाखा जहां ऐसे
ऐसे विषयों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे विषयों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध समूचे देश की अर्थव्यवस्था से है, समूचे देश की अर्थव्यवस्था से है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, गरीबी एवं बेरोजगारी आदि, उसे से समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिएगा, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स where where those subjects are undertaken, where those subjects are undertaken for study, which are which are universally related, are universally related to the economy of a nation, economy of a nation, like national income, national income, banking, poverty and unemployment, etc. This branch is referred as this branch is referred as macroeconomics. Macroeconomics. यहीं पे एक लाइन और लिखिएगा, यह विषय वस्तुओं पर समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। इट अंडरटेक्स, आगे लिखिएगा इसी में, इट अंडरटेक्स इंटीग्रल अप्रोच, इंटीग्रल अप्रोच टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिएगा, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जहां किसी विशिष्ट क्षेत्र, जहां किसी विशिष्ट क्षेत्र, कॉमा, मूल्य, कॉमा, व्यक्तियों, कॉमा, उद्योग आदि का
आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ समग्र दृष्टिकोण के स्थान पर विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाता है। विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जैसे जैसे मांग एवं आपूर्ति। मांग एवं आपूर्ति, सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों का अध्ययन आदि। देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स branch of economics which studies any specific sector, price, persons, industry, etc. Here, instead of an integral approach, instead of an integral approach, a specific approach of study, specific approach of study is undertaken, like study of demand and supply, study of small, study of demand and supply, comma, small and cottage industries, etc. ठीक है, तो देखिए अर्थशास्त्र के ये दो शाखाएं जो हैं, समष्टि और व्यष्टि, है ना, ये दो अलग अलग अध्ययन के दृष्टिकोण हैं। ठीक, एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है। समझे, एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, इंटीग्रल अप्रोच को अपनाता है, तो दूसरा स्पेसिफिक अप्रोच को, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ऐसे विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध पूरे देश की अर्थव्यवस्था से है ना, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, ऐसे विषय ऐसे विषय किसके अंतर्गत आते हैं, समष्टि। लेकिन जब हम अपने अध्ययन के दृष्टिकोण को किसी विशिष्ट क्षेत्र में लगाएं, किसी विशिष्ट मूल्य का अध्ययन करें, किसी विशिष्ट व्यक्तियों का अध्ययन हम करें, समझे, किसी विशिष्ट उद्योग का हम अध्ययन करें, तो ये कहलाता है क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो यहाँ पर देशव्यापी अध्ययन नहीं किया जा रहा है, क्षेत्र व्यापी अध्ययन किया जा रहा है, समझे बात। तो जब हम अपने आप को किसी क्षेत्र विशेष या मूल्य विशेष में केंद्रित कर दें तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जब हम समूचे देशव्यापी अध्ययन करें तो वो, अब राष्ट्रीय आय, देश का नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कौन सा अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, समष्टि, है ना। लेकिन जब हम मांग और आपूर्ति का अध्ययन कर रहे हैं, जब हम किसी उद्योग विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, जब हम किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे अगर मैं कृषकों के आय का अध्ययन कर रहा हूं तो ये किसके अंतर्गत आएगा, व्यष्टि, है ना। जब मैं राष्ट्रीय आय की बात कर रहा हूं तो वो समष्टि।
लेकिन जब मैं इनमें से किसी विशिष्ट वर्ग विशेष की आय का अध्ययन कर रहा हूं तो व्यष्टि। समझ रहे हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि जहां विषय वस्तुओं पर समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं, और व्यष्टि जहां पर हम किसी विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, है ना, किसी विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट मूल्य या विशिष्ट वर्ग विशेष का अध्ययन करते हैं, वो है क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि भले हम इनको अर्थशास्त्र की शाखाएं, दो पृथक शाखाएं कह देते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दे बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। समझे? ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अध्ययन का दृष्टिकोण अलग है, लेकिन, है ना, अध्ययन का दृष्टिकोण अलग है। देख, ये समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, ये विशिष्ट। यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है इसे हम कहते हैं टॉप टू बॉटम, है ना, अप्रोच। यहाँ जो अध्ययन किया जाता है इसको हम कहते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, है ना। तो भले ही ये दो शाखाएं हम जरूर कह देते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि विषय वस्तु समान है, बस अध्ययन का दृष्टिकोण अलग है। जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे क्या, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ठीक है, तो इन्फ्लेशन में एक जगह मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कैसे मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति का आकलन मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है। एक ओवरव्यू बस दे रहा हूं, आगे डिटेल में बात करेंगे। WPI और एक होता है क्या, है ना, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक का आकलन, है ना, समष्टि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और CPI का आकलन व्यष्टि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। ठीक, है ना। भले हमने दो अलग अलग अप्रोच लिया, लेकिन हम मेजर क्या कर रहे हैं? मुद्रास्फीति। समझ रहे हैं? तो एक, है ना, एक समूचे अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, एक किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन कर, है ना, उसको जनरलाइज करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, वो हो गया क्या? CPI। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये दो भले शाखाएं हम जरूर कह देते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, है ना। उसको नोट पॉइंट वहीं पे लिख लीजिएगा, एक नोट पॉइंट वहीं डाल लीजिए, लिख लीजिएगा। समष्टि व व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि व व्यष्टि अर्थशास्त्र भले ही दो अलग अलग शाखाएं जरूर हैं, भले ही दो अलग अलग शाखाएं जरूर हैं, परंतु ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि विषय वस्तु, क्योंकि विषय वस्तु दोनों में समान होते हैं, दोनों में समान होते हैं, अध्ययन का दृष्टिकोण, अध्ययन का दृष्टिकोण अलग होता है। कोण अलग होता है। ठीक है, देखिएगा, दो, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर रिफर्ड एज two branches of economics, two branches of economics. They are supplementary to each other. They are supplementary to each other.
as the subject of study is same, but the approach ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र की ये जो दो शाखाएं हैं, समष्टि और व्यष्टि, इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो रैगनर फ्रिश, है ना। एक और तथ्य यहाँ पर ये भी ऐड कर लीजिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, है ना, किसे माना जाता है? तो J.M. कीन्स, है ना। J.M. कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन व्यापम के किसी एग्जाम में एक बार पूछ दिया था, है ना, कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, तो J.M. कीन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, है ना, अर्थशास्त्र के जनक कह रहा है या आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के जनक, तो एडम स्मिथ। अगर समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कह रहा है तो J.M. कीन्स। अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में पहली बार विभाजित करने वाले या इसका सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले, तो वो है कौन? है ना, रैगनर फ्रिश। ये तीनों अर्थशास्त्रियों का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा ये हमने जाना, है ना। फिर हमने चर्चा किया कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध होता है, ठीक है। और फिर अर्थशास्त्र की दो शाखाएं, ठीक, समझ में आया यहाँ तक का?